जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और इस टॉपिक को आप एसोसिएट कर सकते हो जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेक्शन से। तो शुरू करते हैं। चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और बहुत फ्रिक्वेंटली इस पे आर्टिकल्स आते रहते हैं। हाल फिलहाल में द हिंदू में एक बड़ा सा एडिटोरियल आया है इसी टॉपिक पर, राइट। और पिछले 7-8 साल से न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2016 में एक नई प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आई थी ताइवान में। उनका नाम था साई इनवेंग। अब ये एक फीमेल प्रेसिडेंट है और ये बहुत ज़्यादा वोकल है ताइवान इंडिपेंडेंस को लेकर, राइट। और जब भी वो ताइवान इंडिपेंडेंस की बात करती हैं तो चाइना कुछ ना कुछ हरकत करता है जो न्यूज़ में आती है। तो इस पूरे टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल से भी कुछ पॉइंट्स उठाए गए हैं इस पूरे डिस्कशन में, और उसके अलावा जो भी चीज़ें डिस्कस की जानी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, वो सब डिस्कस किया गया है, राइट। सबसे पहले हिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि ये पूरी चीज़ शुरू कहाँ से हुई। तो एक डायनेस्टी रूल करती थी चाइना में 400-500 साल पहले, जिसको कहते हैं किंग डायनेस्टी। और किंग डायनेस्टी ने ताइवान को चाइना का हिस्सा बनाया था 1684 में। उसके पहले ताइवान और चाइना में कोई कांटेक्ट नहीं था, ठीक है। 1684 में किंग डायनेस्टी के रूलर्स ने ताइवान को चाइना का हिस्सा बना दिया। और किंग डायनेस्टी के जो मूल लोग थे, जो पॉपुलेशन थी, वो चाइनीज नहीं थी, उनको मंचूस कहते थे। मंचूरियन को भी आप इससे एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसी एक्स्ट्रा इन्फो थी। तो 1684 में ताइवान चाइना का पार्ट बन गया और लगभग 200 साल तक चाइना का पार्ट रहा। फिर होता है फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर। सिनो टर्म यूज करते हैं चाइना के लिए, ठीक है। तो उस वॉर में जापान जीत गया और जापान को ट्रांसफर कर दिया गया ताइवान चाइना से। और फिर जापान का ही पार्ट रहा अगले 50 साल के लिए ताइवान 1945 तक। 1945 में जब बॉम्बिंग्स की गई हिरोशिमा और नागासाकी में यूएस के द्वारा, और वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ, उस समय जापान वाज ऑन द लूजिंग साइड, राइट। और फिर जो कंट्रोल था ताइवान का वो दोबारा चाइना के पास आ गया। तो ये तो था कि ताइवान भाई कब किसका हिस्सा था। अब आगे की बात करते हैं। तो चाइना में एक सिविल वॉर चल रहा था 1927 से लेके अगले 20-25 साल तक, 1949 तक, ठीक है। एक सिविल वॉर चल रहा था और वो सिविल वॉर 2 ग्रुप्स के बीच में हो रहा था। एक साइड थे नेशनलिस्ट्स और एक साइड थे कम्युनिस्ट्स। तो दोनों ने अपनी अपनी पार्टी बना रखी थी। जो नेशनलिस्ट की पार्टी थी उसको कहते थे कुओमिंतांग, और कम्युनिस्ट की जो पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कि प्रेजेंटली रूल कर रही है चाइना में, ठीक है। तो ये सिविल वॉर खत्म हुआ 1949 में। 1949 में जब कम्युनिस्ट लोग जीत गए और नेशनलिस्ट लोग हार गए, तो नेशनलिस्ट भाग गए थे चाइना छोड़कर। भागकर कहाँ गए थे? वो लोग गए थे ताइवान में। और उसके बाद उन्होंने अपने अपने देश को, मतलब नेशनलिस्ट लोगों ने ताइवान को और कम्युनिस्ट लोगों ने चाइना को एक नया नाम दे दिया। मतलब जो उनका ऑफिशियल नेम है वो ताइवान और चाइना नहीं है। उनका ऑफिशियल नेम है, ताइवान का है रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइना का है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। और अभी करंटली स्टेटस क्या है? करंटली स्टेटस ये है कि चाइना तो मानता है कि भाई ताइवान हमारा ही पार्ट है, हमारा एक प्रोविंस है, और ताइवान इसके अगेंस्ट है। ताइवान बोलता है कि नहीं, हम कभी भी पार्ट नहीं रहे हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के और ना आगे रहेंगे। अब ताइवान में भी ऐसे लोग हैं जो यूनिफिकेशन की बात करते हैं, बट जो मेजॉरिटी है वो इंडिपेंडेंस की बात करती है। और ताइवान को बहुत कम रिकॉग्निशन मिला हुआ है कंट्रीज से, क्योंकि चाइना एक पॉलिसी फॉलो करता है, वन चाइना पॉलिसी। उसका मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री के रिलेशंस हमसे हैं तो ताइवान से नहीं होंगे, और अगर ताइवान से हैं तो हमसे नहीं होंगे। ताइवान और चाइना को एक ही पार्ट मानता है, तो वन चाइना पॉलिसी चाइना की है, वो सब लोग फॉलो करते हैं, हर बड़ी कंट्री फॉलो करती है। इनफैक्ट यूएस और इंडिया भी उसको फॉलो करते हैं और ताइवान को रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। तो जो 15 कंट्रीज हैं जिन्होंने ताइवान को रिकॉग्निशन दी हुई है, वो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं। और आयनी तो ये है कि भाई जो कंट्रीज ने रिकॉग्निशन दे रखी है ताइवान को, उनको खुद को भी रिकॉग्निशन नहीं है। हर कंट्रीज को नहीं, बट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनको खुद को भी रिकॉग्निशन नहीं है, यूएन का भी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सिनेरियो है अभी प्रेजेंट में। आप कुछ ट्रीटीज डिस्कस कर लेते हैं, कुछ रेजोल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं। इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट बनते हैं, पूछे जा सकते हैं, राइट। तो 1954 में यूएस में और ताइवान में एक ट्रीटी हुई थी जिसको कहते हैं सिनो अमेरिकन म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। इसको फर्मोसा रिजोल्यूशन भी कहते हैं। फर्मोसा ताइवान का ही पुराना नाम है, ठीक है। 1954 में ये रेजोल्यूशन आया था। तो इसके तहत यूएस ये कह रहा था कि चाइना को डिफेंस हम ताइवान को डिफेंस हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब यूएस ताइवान के बिहाफ पे लड़ेगा, ये मतलब था इसका,
ठीक है? लेकिन ये सिचुएशन चेंज हो जाती है अगले 25 साल में। 1979 में ये जो लॉ था वो नलिफाई हो जाता है। हम डिस्कस करेंगे क्यों हो जाता है। इसके पहले मैं आपको थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ इस पूरे सिनेरियो का। तो 1949 में जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी रूल में आई थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, और नेशनलिस्ट पार्टी रूल में आई थी ताइवान में। वो नेशनलिस्ट पार्टी अभी भी है, अभी भी मेजर रोल प्ले करती है वहाँ की पॉलिटिक्स में, ताइवान में। ठीक है, और सीपीसी तो आप जानते हो है ही चाइना में, वही रूल कर रही है। तो माओ जेडोंग उस समय एक तरह से उनको फाउंडर माना जाता है चाइना का, और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे वो उस समय जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था कि यूएन, जैसे आज भी यूएस का एक मेजर रोल है यूएन में, उस समय भी था। ठीक है, तो यूएस और यूएसएसआर में कोल्ड वॉर चल रहा था 1949 में, और यूएस वाज अ प्रमोटर ऑफ डेमोक्रेसी एंड यूएसएसआर वाज अ प्रमोटर ऑफ कम्युनिज्म। तो यूएस की प्रेफरेंस थी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को यूएन की मेंबरशिप देना। अब रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज ताइवान और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज चाइना, बिटवीन दीज टू कंट्रीज ताइवान वाज डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? तो यूएस ने प्रेफर किया कि ताइवान को मेंबरशिप देते हैं यूएन की, और उसको यूएन की ही मेंबरशिप नहीं दी गई, यूएन जनरल असेंबली की ही मेंबरशिप नहीं दी गई, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक परमानेंट मेंबर बना दिया गया ताइवान, राइट? और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को जगह नहीं मिली थी यूएन में। लेकिन चाइना का स्टेचर इतना बड़ा हो गया, स्टेटस इतना बड़ा हो गया 1971 तक कि चाइना को रिकॉग्निशन देनी पड़ी। ठीक है, और कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी थे साथ में। तो 1971 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसको कहते हैं रेजोल्यूशन 2758, ये यूनाइटेड नेशंस में पास हुआ था। और इस रेजोल्यूशन के तहत रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिप्लेस कर दिया गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से, मतलब ताइवान को रिप्लेस कर दिया गया चाइना से। ठीक है, और 1979 में फाइनली ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि यूएस को इंडिविजुअली भी अलग से रिकॉग्नाइज करना पड़ा चाइना को एज अ कंट्री। और क्योंकि ये रिकॉग्निशन यूएस ने किया 1979 में, तो उसके बाद 1954 की जो डिफेंस ट्रीटी थी ताइवान के साथ, वो नलीफाई हो गई। और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि यूएसएसआर 1979 में बहुत स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा था। यूएसएसआर की फोर्सेस अफगानिस्तान में भेज दी गई थी, और यूएस नहीं चाहता था कि दो कम्युनिस्ट पावर्स, मेजर कम्युनिस्ट पावर्स, चाइना और रशिया, वो साथ में आ जाए और यूएस को दोनों को हैंडल करना पड़े। तो इस चीज को होने से बचाने के लिए यूएस ने चाइना को रिकॉग्निशन दे दिया और बदले में चाइना का सपोर्ट मांगा। ठीक है, तो जब यूएस ने 1954 वाला जो रेजोल्यूशन था वो तोड़ा ताइवान के साथ, तो एक नया एक्ट पास किया अपने पार्लियामेंट में, अपनी कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में। वो एक्ट कहलाता है ताइवान रिलेशंस एक्ट। तो इसमें एक चेंज किया गया। पहले तो यूएस ने कहा था 1954 में कि अगर तुम पर अटैक होगा, ताइवान को कहा था कि अगर तुम पर अटैक होगा तो हम लोग लड़ेंगे तुम्हारी तरफ से। इस एक्ट में कहा गया है कि अगर तुम पर अटैक होगा तो तुम लड़ोगे, लेकिन हम तुमको पीछे से सपोर्ट करेंगे, मतलब मींस प्रोवाइड करेंगे खुद को डिफेंड करने के लिए। दिस वाज द चेंज, राइट? तो इसके तहत यूएस ने एक एम्बिग्युइटी इंट्रोड्यूस कर दी। एक तरफ तो चाइना को भी रिकॉग्नाइज कर लिया 1979 में, और 1979 में अपना एक लॉ भी पास कर दिया जिसमें आप ताइवान को डिफेंड कर रहे हो इनडायरेक्टली। ठीक है, और ये एम्बिग्युइटी कंटिन्यू थी 2022 तक। 2022 में बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया कि इफ चाइना अटैक्स ताइवान देन वी विल डिफेंड ताइवान। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर कट थी, और ऐसी स्टेटमेंट पास्ट में आई नहीं है यूएस से काफी समय से। इट वाज ऑलवेज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी, बट अभी बहुत क्लियरली ये कहा गया 2022 में, और उसके बाद से चाइना और हाइपर हो गया था, और एग्रेसिव हो गया था। और चाइना का भी एक लॉ मेंशन करते हैं इधर पर, यूएस का लॉ था द ताइवान रिलेशंस एक्ट, तो उसके मद्देनजर चाइना ने भी अपना एक लॉ बनाया, एंटी सेसेशन लॉ, और ये आया था 2005 में। इसमें ये कहता है चाइना कि अगर ताइवान ने इंडिपेंडेंस गेन करने की कोशिश की तो हम नॉन पीसफुल मीन्स भी एम्प्लॉय कर सकते हैं चाइना को एक बनाए रखने के लिए। ये कुछ लॉज थे, रूल्स नहीं थे, सॉरी, ट्रीटी, रेजोल्यूशन, लॉज, जो भी कह लो, एक्ट्स। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखना, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये हमने पूरी हिस्ट्री डिस्कस की कि हिस्ट्री में क्या हुआ। अब बात करते हैं ताइवान की सिग्निफिकेंस की, कि भाई स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहली चीज तो इंपॉर्टेंट इसलिए है, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। एक तो आइलैंड कंट्री है, कोई भी आइलैंड कंट्री हो उसको उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप देखो कॉलोनीज अब खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनका पूरा, इतने ऐसे आइलैंड कंट्रीज हैं जिनका
पूरे करता धरता अभी भी यूरोपियन पावर्स हैं, यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स हैं, राइट? तो आइलैंड की इंपॉर्टेंस अपने आप में भी होती है, लेकिन इस आइलैंड की पर्टिकुलरली इसलिए है क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के जंक्शन पर है ताइवान, राइट? और और ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखे जाएं तो उसके पर्सपेक्टिव से भी ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है, because it provides a natural gateway to these two seas as well as to the Pacific, right? और particularly इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ताइवान की इंपॉर्टेंस बहुत है। 60% ऑफ द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर्स इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ताइवान, और जो टॉप क्वालिटी के जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सब 90% ताइवान में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, राइट? उसके अलावा देखो, दो जो मेजर पावर्स हैं चाइना और यूएसए, उन दोनों के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है ताइवान। अब ताइवान का जो डिसीजन है वो जिसके भी फेवर में जाता है उसकी हेजेमनी, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे चाइना के फेवर में अगर जाता है ताइवान का कन्फ्लिक्ट, राइट? तो जो भी एशियन पैसिफिक कंट्रीज हैं दे विल लूज ट्रस्ट इन यूएसए। अभी तक बहुत सारी कंट्रीज के पास अपनी आर्मी नहीं है, खुद को डिफेंड नहीं करती क्योंकि यूएस पे डिपेंडेंट है, यूएस इज एक्टिंग एज अ ग्लोबल पुलिस। तो वो जो टैग है ना, वो एक तरह से खत्म हो जाएगा अगर चाइना के फेवर में जाता है डिसीजन। यूएस के फेवर में जाता है तो यूएस की जो क्रेडिबिलिटी हेजेमनी है वो एनहांस होगी, राइट? सो दीज आर द रीजंस व्हाई ताइवान इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री, both from security perspective as well as economic perspective. और इंडिया ताइवान के रिलेशंस डिस्कस कर लेते हैं, क्या रिलेशंस है दोनों कंट्रीज में, है भी या नहीं है, नहीं है तो क्यों है तो क्यों है, ठीक है, सारी चीजें। तो इंडिया ने तो भाई बहुत पहले ही वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया था। यूएसए ने 1979 में किया, बट इंडिया ने उससे भी 20 साल पहले 1949 में वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया था। और ये किया गया था क्विड प्रो क्यो बेसिस पर, मतलब इंडिया के दिमाग में ये था कि भाई हम भला करेंगे तो अगला इंसान भी हमारा भला करेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा होता नहीं है, बट सिंस वी वर अ वेरी we were at a very nascent stage and we were full of idealism, तो हमें लगा कि अगर हम चाइना के साथ अच्छा करेंगे वो भी हमारे साथ अच्छा करेगा। और इंडिया ने 2003 तक ऑलमोस्ट रिसेंट टाइम्स तक ट्राई किया है कि चाइना भी वन इंडिया पॉलिसी को एक्सेप्ट करे, लेकिन ऐसा किया नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक हम ये ट्राई करते रहे कि चाइना वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करे, लेकिन चाइना वन इंडिया पॉलिसी को एक्सेप्ट करे, लेकिन चाइना ने कभी किया नहीं। और वन चाइना पॉलिसी के तहत हमने ताइवान ही नहीं, तिब्बत को भी चाइना का पार्ट मान लिया था। तो दिस वाज रॉन्ग ऑन इंडियन साइड एंड वी रियलाइज दिस मिस्टेक लॉट लेटर। 2010 से हमने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वन चाइना पॉलिसी को मेंशन करना या कभी डिप्लोमेटिक डिस्कशंस में मेंशन करना बंद कर दिया है। वी एडहियर टू दैट पॉलिसी बट वी डू नॉट एम्फसाइज ऑन इट एज ऑफ नाउ, ठीक है? और इंडिया और ताइवान के रिलेशंस थोड़े बहुत स्टेब्लिश हो गए थे 1995 में। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के देश में डिफैक्टो एम्बेसीज स्टेब्लिश कर रखी हैं। डिफैक्टो एम्बेसीज का मतलब है कि एम्बेसीज ही हैं वो, लेकिन उनको नाम नहीं देते एम्बेसी का। जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो डिप्लोमेट्स ही हैं, लेकिन डिप्लोमेट्स नहीं बोलते उनको, ठीक है? लेकिन काम सब वही होता है। और ताइवान ने 3 इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर्स इंडिया में स्टेब्लिश किए हैं, जिसमें से एक अभी मुंबई में आना है, 2 ऑलरेडी फंक्शनिंग है। और इंडिया और ताइवान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स डिस्कस हो रहे हैं। ये इंडिया काफ़ी सारे कंट्री से डिस्कस कर रहा है, जिनमें ताइवान भी एक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये लिख सकते हैं कि पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, विच इज़ अ ताइवानीज फर्म, ठीक है, ताइवान की कंपनी है। इसका टाई अप है टाटा ग्रुप के साथ, और ये दोनों कंपनीज मिलके इंडिया में फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्टैब्लिश करेंगे। अभी तक इंडिया जो है सेमीकंडक्टर्स के लिए कंप्लीटली इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, राइट? तो और इसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी हम ताइवान पे बहुत फोकस करते हैं। 2 पॉलिसीज हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक एनहांसमेंट है लुक ईस्ट पॉलिसी में। लुक ईस्ट पॉलिसी का जो फोकस था वो खाली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स पर था, और वी वांटेड टू इंटीग्रेट आवरसेल्व्स इकोनॉमिकली विद द आसियान कंट्रीज। जो 10 आसियान कंट्रीज हैं उनमें ताइवान नहीं आता, रिमेंबर, राइट? तो उन कंट्रीज से हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाहते थे, उसके तहत लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई गई थी। लेकिन इस चीज को अभी और एक्सपेंड कर दिया गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी खाली इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर फोकस नहीं करती है, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस करती है, और खाली 10 आसियान कंट्रीज पर ही फोकस नहीं करती, हमारे जो भी नेबर्स हैं ईस्ट में सब पर फोकस करती है, राइट? तो ताइवान भी उसमें इंक्लूडेड हो जाता है। और एडिटोरियल में ये कहा गया है कि भाई अगर कन्फ्लिक्ट होता है
जो चाइना चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है वो एस्केलेट होता है, तो इट इज नॉट गोइंग टू गो इनटू इंडियाज फेवर। व्हाई सो? बिकॉज पहला तो ट्रेड और इकोनॉमिक कंसर्न्स है, ठीक है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि ये जो कॉस्ट होगा कॉन्फ्लिक्ट का, वो ग्लोबल जीडीपी को 10% डाउन लेके आ जाएगा, ठीक है। ग्लोबल जीडीपी डाउन होगी 10% से, और यूएस और इंडिया की इकोनॉमीज हैविली इम्पैक्ट होंगी, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का जो प्रपोर्शन है इम्पैक्ट होने का, वो बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू यूएसए। तो पहली चीज तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया के। दूसरी चीज स्पिल ओवर इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये सिक्योरिटी कंसर्न हो गया। स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब है कि देखो, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, एक कम्युनिस्ट कंट्री की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती ही है। जैसे रशिया है, रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है, अब यूक्रेन तक एक्सपेंड कर रहा है ना, तो ऐसे कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री हो, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उसकी होती ही है। तो आज ताइवान के कैप्चर किया, कल को हो सकता है वो लोग डोकलाम की बात करने लगे, फिर हो सकता है अरुणाचल प्रदेश की बात करने लगे, तो चाइना और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा वंस इट कैप्चर्स ताइवान। उसके अलावा जो छोटे नेशंस हैं इंडो पैसिफिक में, वो छोटे नेशंस जिन्होंने अपनी आर्मी मेंटेन नहीं कर रखी, वो भी आर्म्स रेस में पार्टिसिपेट करने लगेंगे, क्योंकि उनका भी कंसर्न होने लगेगा अपनी सिक्योरिटी को लेकर। अभी तो यूएस पर डिपेंडेंट है, लेकिन आगे अगर ताइवान पर कुछ हुआ, कुछ अटैक हुआ, और यूएस ने एक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो सब लोग अपनी सिक्योरिटी के बारे में वरी करेंगे, एंड दिल बी आर्म्स रेस। द ओवरऑल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ इंडो पैसिफिक विल बी हाईली अनस्टेबल, राइट। तो इसलिए इंडिया के फेवर में नहीं है कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया के फेवर में क्या है कि जो स्टेटस है वो मेंटेन रहे, वही इंडिया के फेवर में है। और ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं? ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडिया के पास। ये भी एडिटोरियल से ही पिकअप किया गया है कि इंडिया के पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं अगर उसको ये पूरी सिचुएशन, पूरा सिनेरियो मैनेज करना है। तो पहला तो जो ऑथर है वो कहते हैं कि यूटिलाइज इंटरनेशनल लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल यूएन में इंडिया अपनी बात रख सकता है, और अपना 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 जो नैरेटिव है उसको कन्विंसिंगली पुट कर सकता है। उसके अलावा जो मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज दिस एक्सरसाइज कॉल्ड मालाबार एक्सरसाइज which happens between among four major nations: USA, Japan, Australia एंड इंडिया। ये एक नवल एक्सरसाइज है, इंडियन ओशन में होती है और क्वाड ग्रुप में होती है। क्वाड ग्रुप में यही 4 कंट्रीज होते हैं जिनका मैंने नाम लिया, राइट। इस ग्रुप में इंडिया और चारों कंट्रीज चाइना को काउंटर करते हैं, और चाइना के अगेंस्ट नहीं, काउंटर करते हैं चाइना को। और एक ऐसा भी माना जाता है कि क्वाड ग्रुप बना ही है चाइना को काउंटर करने के लिए, राइट। तो इंडिया यहाँ पर अपनी बात रख सकता है। एक अलग से ग्रुप भी है ऑकस करके, जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इन तीनों का है। यहाँ पर इंडिया नहीं है, बट एक्सटर्नली सब इस ग्रुप को सपोर्ट कर सकता है। इंडिया यहाँ पर अपनी बात रख सकता है, राइट। एंड नैरेटिव बिल्डिंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। चाइना भी नैरेटिव बिल्डिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो भी काम कर रहा है, वो एक तरह से अपनी गुडविल क्रिएट करने के लिए कर रहा है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो है ही, नो डाउट, बट एक गुडविल भी क्रिएट होती है उससे, राइट। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि चाइना हैड ब्रॉट द 2 मेजर राइवल्स इन द मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और ईरान, इन दोनों को सेम टेबल पर डिस्कशन के लिए लेकर आया था। और चाइनीज मीडिया ने इस चीज को बहुत हाईलाइट भी किया था कि देखो, यूएस ने जो काम नहीं किया वो हम कर सकते हैं। लेकिन भाई, रियलिटी ये है कि यूएस चाहता ही नहीं है कि सऊदी अरेबिया और ईरान साथ में आए, उसमें यूएस का इंटरेस्ट है। So narrative building is something that India can do. Apart from that, diplomatic coordination, ये चीज बायलेटरल टर्म्स में बात की जा रही है। पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया था मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर कैसे इंडिया सपोर्ट कर सकता है, इस बात को रख सकता, अपनी बात को रख सकता है। सिमिलरली डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन के तहत भी इंडिया और सपोर्ट गार्नर कर सकता है, इस टॉपिक को डिस्कस किया जा सकता है। उसके अलावा इकोनॉमिक मेजर्स में इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसे इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है प्राइमरीली 2 चीज़ों के लिए, चाइना और ताइवान पर। पहली चीज़ तो फार्मास्यूटिकल्स, जैसे हम एपीआईज के लिए डिपेंडेंट हैं चाइना पर, ठीक है, वो फार्मास्यूटिकल्स के केस में हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हमारी हैविली डिपेंडेंट है ताइवान से इंपोर्ट पर, सेमीकंडक्टर्स पर, राइट। सो देयर इज अ नीड टू डाइवर्सिफाई आवर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज गुड इन द लॉन्ग रन। उसके अलावा इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से मतलब है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी सहारा लिया जा सकता है, अंडर कवर तरीके से भी और एक्सप्लिसिटली भी। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री राइट नाउ, राइट। एंड
बहुत लोग सोशल मीडिया पे हैं, हम चाहे तो सैलाब ला सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सो दैट इज वन ऑप्शन दैट वी हैव। उसके अलावा वी शुड ऑल्सो प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू द यूएस इन केस द कन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स। तो यूएस को मिलिट्री बेसिस, आर्सेनल्स जो भी अपन प्रोवाइड कर सकें बेस्ड ऑन द नीड एंड बेस्ड ऑन आवर कैपेसिटी, वो करना चाहिए। दैट इज व्हाट द राइटर सजेस्ट्स। सो दीज आर ऑल एक्चुअली द वे फॉरवर्ड कि करना क्या चाहिए। ओवरऑल जो इसकी समरी है वो ये है कि इंडिया के फेवर में स्टेटस को मेंटेन करना है, कन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो, इट इज नॉट गोइंग टू गो इनटू इंडियाज फेवर, राइट। ईदर वेज अगर चाइना हारता भी है तो भी फिर जरूरी नहीं कि चाइना चुप बैठे, तब भी वो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी लूज करेगा उसको गेन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो इंडिया एक टारगेट हो सकता है उस केस में भी। सो स्टेटस को is what is India's favor is the final conclusion that I would suggest you to write in case a question comes in mains। कुछ पॉइंट्स होंगे जो डिस्कस नहीं किए गए होंगे, मिस आउट हो गए होंगे, वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और बाकी जो मुझे लगता है डिस्कस करने लायक इंपॉर्टेंट था वो मैंने इस वीडियो में कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।